हेलो नमस्ते स्लीन्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम प्रकाशिकी के विगत प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को हल किया था और जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेक्शन में सॉल्व किया था, जिसमें हमें क्रांतिक कोण से अपवर्तनांक निकालना था, वो उसका सही ऑप्शन था। वो क्वेश्चन वही सही है, जो उसका ऑप्शन डी है वही सही है, √3 ही उसका उत्तर है। तो यहाँ आज हम विगत प्रश्नों को हल करेंगे। यह जो आज मैं आपको प्रश्न करवाने जा रही हूँ, ये किसी ना किसी एनडीए के सेशन में पूछे ही गए हैं। तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस हवा में 4 सेंटीमीटर दूरी से पृथक है। क्वेश्चन हम एक बार समझ लेते हैं कि क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास में दो लेंस हैं, एक लेंस ये रहा और दूसरा लेंस ये रहा। ये जो हमारा लेंस है, इसकी फोकस को हम f1 मान लेते हैं और इसकी फोकस दूरी जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और ये जो हमारा लेंस है, इसकी फोकस दूरी को हम f2 मान लेते हैं और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये सब प्रश्न में लिखा हुआ है। इन दोनों लेंसों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब दोनों ही जो लेंस है वो एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़े हुए हैं। अब प्रश्न का पूछना यह है कि जब मैंने एक लेंस 4 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला और एक लेंस 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला, दोनों को जब मैं 4 सेंटीमीटर की दूरी से पृथक करके रखती हूं, तो इनकी जो संयोजक फोकस दूरी है या फिर इनकी जो इस तरीके से सेटअप से जो इनकी फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी। तो संयोजन की फोकस दूरी, इस तरीके के संयोजन में जो फोकस दूरी आपको वो बतानी है। तो हमें यहाँ क्या पता है, कभी भी अगर आप दो लेंसों को d दूरी से पृथक करते हैं, तो उस केस के अंदर जो आपका सूत्र था वो क्या था कि 1 बराबर f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1 f2। ये आपको यहाँ पर सूत्र लगाना है और इस सूत्र को लगा करके आपको यहाँ पर इसे हल कर देना है। जहां पर d क्या है, d है दोनों लेंसों के मध्य दूरी और f1 और f2 मैं आपको बता चुकी हूं। यहां हम वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। हम क्या करेंगे, मान रख के उत्तर निकालेंगे। तो यहाँ हमारा 1/f बराबर f1 का मान कितना है, 4 है, रख देंगे हम, प्लस f2 का मान कितना है, 1/8 माइनस d कितना है हमारे पास में, दोनों लेंसों के मध्य दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की, और f1 और f2 हम नीचे लिख देंगे। अब देखो 4 8 जा कितना होता है, 32, 32 होता है। तो यहाँ हमारे पास में लघुत्तम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 32। 4 की टेबल में 32 कितनी बार आया, 8 बार, तो इसको भी 8 से गुणा करूंगी। 8 की टेबल में 32 कितनी बार आया, 3 बार, तो इसको भी 3 से गुणा कर दूंगी। माइनस का मेरा इधर क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। माइनस का मेरा इधर क्या चल रहा है, 4 चल रहा है। 8 4 जा 32 होता है। एक सेकेंड, यहाँ पर 8 4 जा 32 आएगा। तो कट गया, ये प्लस का माइनस से कैंसिल हो गया है, और यहाँ 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32। तो यहाँ पर 1/f बराबर 1/4 सेंटीमीटर। मतलब इस संयोजन में जो फोकस दूरी होगी दोनों लेंसों की वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो ऑप्शन दे रखा है हमें, ए ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ हमारा ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, पहले आप इसको सॉल्व करें फिर हम अगले पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। उत्तल दर्पण, दर्पण की बात हुई है, कैसा होता है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण चालक दर्पण के रूप में प्रयोग लिया जाता है। कारण क्या है इसका, कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब आमाप में हासरित होते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो उत्तल दर्पण है उसे हम हमेशा गाड़ियों के पीछे वाली गाड़ियों को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो क्या इसका यह कारण हो सकता है कि उत्तल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उनका जो आकार है वो बिंब की तुलना में छोटा होता है। तो यहाँ ये बात, तो पहले तो हमको ये बताना है कि दोनों ही चीजें सही है या दोनों में से एक चीज सही है। जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है वो बताना है।
तो यहाँ हमें पता है कि हाँ, हम उत्तल दर्पणों का उपयोग चालक दर्पण के रूप में करते हैं, तो हमारा कथन जो है वो सत्य है। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पणों द्वारा बना प्रतिबिंब जो है सदैव बिंब की तुलना में छोटा होता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा क्षेत्रफल दिखाई देता है। पीछे जितना भी ज्यादा क्षेत्रफल है हमें वो दिखाई देगा, फील्ड व्यू जिसे हम बोलते हैं, वो हमें ज्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो हमारा कथन है वो भी सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन को ठीक तरीके से स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ, इसी वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या बोल देंगे कि हमारा असर्शन मतलब कथन और कारण दोनों ही सही है, और जो हमारा कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस केस में आपको ढंग से देखना है कि क्या हमारा कारण कथन की व्याख्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखो बेटा, दीर्घ दृष्टि में क्या हो जाएगा? दीर्घ दृष्टि दोष में आपको दूर का तो दिखाई देता है, लेकिन आपको निकट का दिखाई नहीं देखा। निकट पड़ी हुई कोई भी वस्तु जो है, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, दूर का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पहले हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है और निकट दृष्टि दोष में क्या है। तो यहाँ हमें कुछ कथन दिए हैं, उनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है। कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है, तो ये तो गलत है। दीर्घ दृष्टि दोष में हम दूर रखी हुई वस्तु तो देख सकते हैं, लेकिन पास रखी हुई नहीं देख सकते हैं। कोई व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता, तो ये बात सही है कि निकट रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। अब जब निकट रखी हुई वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है, तो जो हमारा निकट बिंदु है, जो हमारी आंख का सामान्य आंख के लिए जो निकट बिंदु है, वो वास्तविक दूरी से, वो वास्तविक स्थिति से, या फिर आप बोल दो कि वो सामान्य स्थिति से पीछे हट जाता है या सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, दूर हट जाता है। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं कि जो निकट बिंदु है सामान्य स्थित दूरी का, जो जैसे नॉर्मली हमारा जो निकट बिंदु है आंख के लिए, नॉर्मली निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष है, तो उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से हट करके कहीं पीछे आ जाता है, पीछे कहीं किसी एक्स दूरी पर शिफ्ट हो जाता है वो। तो यहाँ पर जो हमारा निकट बिंदु है वो शिफ्ट हो गया है एक्स दूरी पर। तो ये हमें 2 पॉइंट समझ में आए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में है कि आंख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर उठ जाता है, तो ये बात सही है कि आंख का जो निकट बिंदु है वो सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। चौथा बोल रहा है कि आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है, तो ये चीज गलत है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का पॉइंट जो है वो यहाँ पर सही है। मतलब हमारा यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? वो हमारा थर्ड आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम। अपवर्तक दूर बिंदु में क्या होता है? देखो बेटा, अपवर्तक दूर बिंदु है, मतलब उसके अंदर अपवर्तन हो रहा होगा, तभी तो अपवर्तक दूर बिंदु बोल रहे हैं। और अगर अपवर्तक दूर बिंदु है, उसके अंदर अपवर्तन हो रहा है, तो उसके अंदर लेंसों का ही प्रयोग किया होगा। तो एक अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस होता है? नहीं, ऐसा तो परावर्तक दूरबीन में होता है। समान फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस होते हैं, 2 उत्तल लेंस तो होते हैं लेकिन समान दूरी के नहीं होते हैं। भिन्न फोकस दूरी के 2 अवतल दर्पण होते हैं? तो नहीं।
असमान दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। बताया था ना मैंने आपको कि हमारे इसके अंदर जो अपवर्तक दूरबीन है उसके अंदर दो लेंस होते हैं, जिसके अंदर एक तो हमारा अभिनेत्री लेंस होता है और दूसरा जो है हमारा अभिदृश्यक लेंस होता है। एक हमारा अभिदृश्यक लेंस होता है और एक हमारा नेत्रिका लेंस होता है, और ये दोनों एक ट्यूब के अंदर होते हैं। उस ट्यूब की जो लंबाई है हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है कि असमान फोकस दूरी वाले, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, और असमान फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस मौजूद होते हैं। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अंदर मेनली होता क्या है कि जो अनंत से आने वाली हमारी प्रकाश किरणें हैं वो अभिदृश्यक से पहले उसका प्रतिबिंब बनता है, फिर अभिदृश्यक द्वारा जो प्रतिबिंब है वो बिंब की भांति कार्य करता है नेत्रिका से, नेत्रिका के लिए, और फिर नेत्रिका द्वारा जो है अंतिम प्रतिबिंब बनाया जाता है जो हमारे लिए फाइनल प्रतिबिंब का यहाँ काम करता है। तो हमारा ये वाला भी जो आंसर है वो इसका डी ऑप्शन जो है हमारे लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। कार के अग्रदीप के रूप में प्रयोग लाए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो बच्चों कार का जो अग्रदीप होता है ना, कार का अग्रदीप मतलब आगे की हेडलाइट, तो जो आगे की कार की हेडलाइट होती है ना उसके अंदर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है? हमें मालूम है कि जब अवतल दर्पण के अंदर हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण की फोकस पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये मान लो ये मेरा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर, ये मेरा ध्रुव हो गया है, ये फोकस दूरी है और ये मेरा क्या है? कर्वेचर है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी पर जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखती हूँ या फिर किसी बिंब को रखती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रकाश किरणें हैं वो कैसी चली जाती है? फिर वो समांतर चली जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो फोकस से निकलने वाली फोकस से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो दर्पण से अपवर्तन के बाद, सॉरी, दर्पण से परावर्तन के बाद में यहाँ जो बल्ब है उसको हम कहाँ रखते हैं? बल्ब को हम रखेंगे इसकी फोकस पे, अग्रदीप की फोकस पे। इसकी एक सेकेंड, इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किस तरीके का दिखाई देता है। इसकी फोकस पर हम रखते हैं और ये रहा हमारा बल्ब। तो ये इसको मान लो कि मैंने फोकस पर रख दिया है। तो अब होगा क्या कि यहाँ से फोकस से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या करती है? फोकस से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से अपवर्तन, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कैसी निकल जाती है? ऐसी सीधी सीधी निकल जाती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमें सामने एक पुंज मिलता है प्रकाश किरणों का, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है हम ये डायग्राम भी बना लेते हैं कि जब हम फोकस पर, जब हमारे फोकस से निकलती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से आपतित होती है तो दर्पण से अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रकाश किरणों का एक समांतर पुंज देखने को मिलता है, और उस पुंज की मदद से फिर हमें जो सामने चीजें हैं वो अच्छे से दिखाई देती है। तो यहाँ हम क्या बोल देंगे? अवतल देखो, गोलीय अवतल होता है, समतल अवतल होता है, बेलनाकार अवतल होता है, सॉरी बेलनाकार होता है, या परवलयिक अवतल होता है। तो थोड़ा ज्यादा घुमावा होता है इसलिए हम इसको परवलयिक अवतल बोल देंगे। देखो इसकी अपेक्षा में थोड़ा ज्यादा घुमा है ना, तो परवलयिक अवतल दर्पण का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसी तरीके के प्रश्न जो है वो पिछले साल पूछे गए हैं हमसे। तो लेवल हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस हमें फॉर्मूलाज ध्यान होने चाहिए। पीले रंग का प्रयोग कोहरे बत्ती में होता है क्योंकि, तो देखो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी श्वेत प्रकाश किरण है वो 7 रंगों में विभाजित होती है। ये चीज हमने वर्ण विक्षेपण में देखी थी, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण जब हमने किया था। तो यहाँ पर जो बैंगनी रंग है इसका लैम्डा जो है सबसे अधिक होता है,
और जो लाल रंग है, सॉरी, जो हमारा बैंगनी रंग है उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है, और जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जो लाल रंग है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण, उसका लैम्डा अधिक होने के कारण उसका जो विचलन है अपने पथ से वो सबसे कम होता है। जब हमने देखा था ना कि हमने श्वेत प्रकाश की किरण को जब हमने प्रिज्म पर आपतित कराया था, तो जो श्वेत प्रकाश किरण थी हमारी 7 रंगों में टूट गई थी, और उसमें से सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी रंग का हुआ था, क्योंकि उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे छोटा है, तो अधिक विचलन हो गया था उसका। और लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ था, वो अपने पथ से सबसे कम विचलित हुई थी, सबसे कम कोण पर ही विचलित हुई थी। क्यों? क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कोहरे की बत्ती में हम लाल रंग का प्रयोग नारंगी रंग की बत्ती का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आपको एक बात पहले तो क्या ध्यान रखनी है कि प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा वह उतना ही, जितना अधिक तरंग दैर्ध्य होगा उतना अधिक दूर तक प्रकाश किरण जाएगी, उतना अधिक दूर तक प्रकाश किरण जाएगी, उतनी दूर तक वो जा सकती है। इतनी बात समझ में आई है कि जितना ज्यादा प्रकाश किरण का जितना ज्यादा प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य होगा वो उतनी दूर तक ही जा सकती है, मतलब उतनी दूर तक ट्रेवल करेगी, उसका प्रकीर्णन नहीं होता। यही कारण है कि शाम के समय हमें जो सूर्य है वो लाल रंग का दिखाई देता है, लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है, और नीला रंग जो है नीले रंग का आसमान दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्ध्य छोटा है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है तो वो बिना बहुत ज्यादा फैले हुए हमारे वायुमंडल के अंदर गति करता रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि इतना हमें मालूम चल गया है कि जिस प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य जितना ज्यादा होगा वो उतनी अधिक दूर तक जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फिर आप बोलोगे कि मैम फिर लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक है, तो लाल रंग की प्रकाश किरण का इस्तेमाल करना चाहिए, नारंगी रंग का क्यों नहीं करते हैं? सॉरी, पीले रंग का क्यों कर रहे हैं, है ना? पीले रंग का क्यों कर रहे हैं? नारंगी का कर लो, ये येलो का कर लो, तो वो येलोइश ऑरेंज कलर की ही लाइट होती है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि लाल रंग की जो बत्ती का इस्तेमाल है ना, वो हम ब्रेक लाइट के यूज में कर चुके हैं। गाड़ी के अंदर ब्रेक लाइट होती है ना, कि जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो वो ब्रेक लाइट लाल रंग की जलने लगती है, मतलब हमें कोई दूसरा रंग चाहिए। और लाल के बाद में येलो ऑरेंज कलर ही ऐसे रंग हैं जो जिनका तरंग दैर्ध्य अधिक है और वो दूर तक जा सकते हैं। और कोहरे के अंदर तो वैसे भी हमें बहुत ज्यादा कण होते हैं प्रकाश के, तो वो प्रकाश के कण क्या कर सकते हैं? प्रकीर्णन कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे रंग की लाइट होती तो उसका प्रकीर्णन कर देते, लेकिन येलो ऑरेंज कलर की जो लाइट है लाल के बाद में, इनका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, जिनके कारण इनका प्रकीर्णन भी कम होता है और ये दूर तक जा भी सकती है। इनका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए ही दूर तक साफ साफ हमें ये दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा पास में ऐसा कोई मिलता जुलता ऑप्शन है क्या? कोहरे द्वारा पीले रंग की लाइट का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? नहीं। अगर प्रकीर्णन सबसे अधिक होता तो हम इसे इस्तेमाल ही नहीं करते। सभी रंगों में पीले रंग का तरंग दैर्ध्य दीर्घतम है? तो ऐसी बात भी नहीं है। सभी रंगों में लाल रंग और नारंगी रंग को छोड़कर, मतलब ये जो सभी रंग है हमारे पास में 7 रंग, इनमें से नारंगी रंग और पीले रंग को, सॉरी, लाल रंग और नारंगी रंग को छोड़कर पीले रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो दीर्घतम है। मतलब नारंगी और लाल के बाद में जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक है, तो वो लाइट कौन सी है हमारी? वो कौन से रंग की प्रकाश किरण है? वो हमारे पीले रंग की प्रकाश किरण है। लेकिन लाल रंग की जो हमारे पास में प्रकाश किरण है उसका इस्तेमाल तो पहले ही हम ब्रेक लाइट के अंदर कर चुके हैं, और जो हमारी ऑरेंज वाली लाइट है उसका हम विराम लाइट में कर चुके हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना नारंगी रंग की लाइट को, है ना? तो यहाँ पर हमने वो भी इस्तेमाल कर चुका है, तो बचा कौन सा फिर हमारे पास में पीले रंग का ही ऑप्शन बचा है। तो यहाँ पर हम इसे ट्रैफिक लाइट में इस्तेमाल कर चुके हैं ऑरेंज कलर की लाइट को, और लाल रंग की लाइट को हम ब्रेक लाइट में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो उसके बाद में, इन दोनों के बाद में ऐसा कौन सा प्रकाश किरण है जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक है? तो वो येलो रंग की, पीले रंग की लाइट का है। इसीलिए ही हम यहाँ पर पीले रंग की लाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य दीर्घतम है लाल और नारंगी के बाद में, तो ये दूर तक जाएगा और प्रकीर्णन भी इसका कम होगा। तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है।
जबकि नारंगी रंग का परिहार उसके लाल रंग से समरूपता के कारण किया गया है। अच्छा, सभी रंगों में पीले रंग का तरंग दैर्ध्य लघुत्तम है, नहीं ये भी गलत है, सबसे छोटा तो बैंगनी रंग का है, जिससे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अभी तक बचाकर नहीं रखा गया है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है ना। हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है, तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो ठीक करके आएंगे। देखो इसमें से आपके और भी क्वेश्चन बन गए हैं, आपका ऑरेंज लाइट पर भी क्वेश्चन बन सकता है और लाल रंग की लाइट पर भी प्रश्न जो है यहाँ पर बन सकता है, तो हमें सभी का यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले। दूरबीन को अंतरिक्ष में दूरस्थ आकाश गंगाओं को देखने के लिए मुख्यतः किस हेतु रखा जाता है? तो प्रेक्षित पिंडों के नजदीक जाने के लिए, कि आप दूरबीन को इसलिए रख रहे हो कि जिस भी पिंड को आप का प्रेक्षण कर रहे हो उसके आप पास में भेज सको इसको, या फिर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश या अन्य विकिरणों का अवशोषण रोकने के लिए, पृथ्वी के आबादी वाले क्षेत्रों से प्रकाश से प्रदूषण रोकने के लिए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पृथ्वी की गति के विपरीत दूरबीन के संचालन को रोकने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो दूरबीन को हम अंतरिक्ष में रखते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी वायुमंडल से आने वाले दूसरी विकिरण है उनका अवशोषित करने के लिए भी हमने दूरबीनों को रखा हुआ है, तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फिर अलग अलग प्रकार की जब रेज आकर के दूरबीन से टकराती हैं, तो उसके बेसिस पर बहुत सारी दूसरी डिस्कवरीज भी होती हैं और कुछ हार्मफुल रेज हैं जिसको भी ये डिटेक्ट कर लेती हैं। आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः किस कारण है? सूर्य प्रकाश का विक्षेपण, सूर्य प्रकाश का परावर्तन, सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, या सूर्य प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो बच्चों, इसका जो एग्जैक्ट रीजन है ना, वो आप किसी एक से तो नहीं बता सकते हो। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे एक ही प्रक्रम के रूप में पूछा गया है, तो यहाँ पर फिर हम विक्षेपण लिख देंगे कि श्वेत प्रकाश किरण का विक्षेपण हो जाता है सूर्य की, इसीलिए हमें आकाश में इंद्रधनुष देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका जो पैटर्न है ना, वो कुछ इस तरीके से रहता है कि सबसे पहले जो हमारी श्वेत प्रकाश किरण है उसका पानी की बूंद में जाने पर अपवर्तन होता है पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर उसका विक्षेपण होता है, तीसरे नंबर पर उस प्रकाश किरण का आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण नहीं होता है, आंतरिक होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, और फिर से उस प्रकाश किरण का, विक्षेपित प्रकाश किरणों का फिर से यहाँ पर अपवर्तन होता है। तो ये ऑर्डर सही रहता है। तो इस पर भी काफी बार क्वेश्चन बन जाता है कि आकाश में जो इंद्रधनुष बनता है उसके लिए होने वाले प्रक्रमों को आप अरेंज करो कि सबसे पहले कौन सा होता है, संयोजन करके बताओ कि सबसे पहले कौन सा होता है, दूसरे नंबर पे कौन सा होता है। तो यहाँ पर ये उत्तर भी हमारा, ये भी प्रश्न इस रूप में भी पूछा जा सकता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पर इसने सिर्फ एक ही प्रक्रम के आधार पर पूछा है, तो फिर यहाँ पर विक्षेपण जो है हमारा फिर सही उत्तर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई ऑप्टिशियन शक्ति -0.5 डायोप्टर निर्देशित करता है, संगत लेंस कैसा होना चाहिए? तो हमारे को जो हमारा ऑप्टिशियन है उसने जो क्षमता बताई है लेंस की, वो कितनी बताई है? -0.5 डायोप्टर। तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। यहाँ पर जो ये हमारा माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि जो हमारा लेंस है वो कैसा है? हमारा जो लेंस है वो अपसारित लेंस है, अपसारी लेंस है। और अपसारी लेंस कौन सा होता है? अवतल लेंस है। ये तो पहले हमें चिन्ह देख करके पता होना चाहिए। और अगर यहाँ पे धनात्मक चिन्ह होता तो हम बोलते थे कि हमारा जो लेंस है वो अभिसारी लेंस है, और अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। तो चिन्ह के बेसिस पर इतना तो हम बता सकते हैं। फिर हमसे उसने फोकस दूरी भी पूछी है, तो हमें पता है P बराबर होता है 1/f। जब आप f का मान मीटर में रख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हमको इसने शक्ति दे दी और इसने हमसे f का मान पूछा है, तो हम इसको 1/p लिख देंगे।
P का मान कितना है, कितनी क्षमता है, -0.5, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी -0.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और माइनस का चिन्ह चल ही रहा है। तो जो हमारा लेंस उपयुक्त हुआ है यहाँ पर वो कौन सा है, वो हमारा अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी -2 मीटर है। तो यहाँ इसने, हाँ ये रहा देखो, अवतल लेंस बोल दिया ना इसलिए उसने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया है। तो अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 2 मीटर है। और अगर आपको ऐसे भी पूछ सकता था 2 मीटर 50 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर, फिर हो सकता था कि वो लेंस का नाम ना लिखता, तो फिर उस स्थिति में आपका उत्तर क्या हो जाता है यहाँ पर, -2 मीटर। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। देखो बहुत ज्यादा हेक्टिक तो हमें होना ही नहीं पड़ रहा है, बहुत ही सिंपल अप्रोच से हमारे यहाँ पर आंसर जो है वो निकलते जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे हम। कोई पिंड अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो आप या तो बना करके भी देख सकते हो, नहीं तो आपको मालूम है, मैंने आपको एक चीज याद कराई थी कि जब भी हम बिंब को अनंत पर रखते हैं, ये दो चीज मैंने आपको साथ में याद करवाई थी, बिंब और प्रतिबिंब, आपको मैंने टेबल बताया था। अगर आप बिंब को अनंत पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, और जब आप बिंब को फोकस पर रखते हो तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है। तो फोकस पर बनेगा, आपने आपने दर्पण, आपने आपके बिंब को कहाँ रखा है, कोई पिंड, पिंड को आपने कहाँ रख रखा है, पिंड को आपने फोकस पर रख रखा है। तो जो आपका प्रतिबिंब है भाई वो तो अनंत पर बनेगा, तो सी या फिर डी ऑप्शन में से एक सही होगा। अब हमें मालूम है कि जो अवतल दर्पण है ना, वो अवतल दर्पण एक ही स्थिति के अंदर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। केवल एक ही स्थिति ऐसी है जिसके अंदर वो आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बाकी 5 स्थितियों में वो कैसा बनाता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो एक स्थिति कब बनता है उससे आभासी प्रतिबिंब, जब आप वस्तु को P तथा F के बीच रखते हो, P तथा F के बीच रखते हो, तभी आपके अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तभी आपके अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनेगा। मतलब यहाँ पर ये उस केस के अंदर तो नहीं आ रहा है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ, हमारा बिंब कहाँ रखा हुआ है, हमारा बिंब जो है वो कहाँ रखा हुआ है, F पर रखा हुआ है। और आभासी प्रतिबिंब तो केवल तभी बनता है जब P और F के बीच में रखो। तो मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वो हमारा वास्तविक बनेगा और प्रतिलोम बनेगा और अत्यंत विवर्धित बनेगा, बड़े आकार का बनेगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगर आप चाहो तो एक बार इसका मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ कि किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। छोटा सा ही बना रही हूं मैं, ये P है हमारा, ये F है और ये हमारा C है। वस्तु को आपने कहाँ रख रखा है, वस्तु को हमने रखा हुआ है फोकस पर। तो फोकस से आने वाली, वो मुख्य अक्ष के आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर के लौट जाती है, और यहाँ पर जो हमारा वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या से आने वाली प्रकाश किरणें वक्रता त्रिज्या से ही लौट जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब है वो कुछ अनंत पर जाकर के बनेगा और अत्यंत बड़ा बनेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष से उसकी दूरी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट्स को याद रख करके आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही मतलब बहुत इजी अप्रोच है, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है ये, हम 10वीं क्लास में कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन जो है फिर वो सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसे एक लेंस निकाय है, इसमें एक लेंस निकाय है, ठीक है। नेत्र लेंस क्या बनाता है, अब भाई नेत्र लेंस है, लेंस चाहे नेत्र का हो चाहे काम का हो, प्रतिबिंब बनाने का उसका काम है। कहाँ बनाता है, अच्छा इसने अपने को कंडीशन भी दे रखी है कि दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित आभासी प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, या फिर आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहली बात, आइरिस पर तो कुछ भी इसका प्रतिबिंब नहीं बनता है। आइरिस तो सिर्फ जो हमारी पुतली है उसका आकार, या फिर परितारिका जो है उसका काम है पुतली का आकार नियंत्रित रखना, ताकि जितनी प्रकाश किरणें की जरूरत है उतनी ही आंख पे जाए। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अब दृष्टि पटल पर तो हमारा जो है
दृष्टि पटल पर हमारा प्रतिबिंब जरूर बनता है। ये हमारा नेत्र है, इस नेत्र के अंदर हम एक लेंस लगा लेते हैं जो कहां पर होता है, ये नेत्र लेंस जो है हमारा यहाँ पर परितारिका के पीछे होता है। ये नेत्र लेंस हमारा परितारिका के पीछे होता है और यहाँ पर इस लेंस को पक्षमाभी पेशियां जो है इस प्रकार से पकड़े हुए हैं। अब यहाँ से लेंस के अंदर जो भी प्रकाश किरणें आती है ना, सबसे पहले उन प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन तो कॉर्निया से ही हो जाता है, और कॉर्निया से अपवर्तन होने के बाद में प्रकाश किरणों का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, वो हमारा दृष्टि पटल पर बनता है। और दृष्टि पटल पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, वो बनता है हमारा, देखो उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस से एक ही स्थिति के अंदर, हमने ये भी पढ़ा है कि उत्तल लेंस से एक ही स्थिति के अंदर जो है आभासी प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु बहुत पास हो, और बहुत पास के अगर आग के आगे हम वस्तु रखते ही नहीं है वैसे भी कभी भी, क्यों, क्योंकि फिर उससे हमें साफ दिखाई नहीं देता है ना। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा बनता है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनता है वास्तविक व उल्टा। और कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर बनेगा, दृष्टि पटल पर बनेगा, इसको इंग्लिश में हम रेटिना भी बोलते हैं। तो दृष्टि पटल पर वास्तविक व हमारा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो अब देखो आप कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में बताओ मुझे यहाँ कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही होगा। हम्म, तो दृष्टि पटल पर हमारा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ सही हो जाएगा, सी उत्तर जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे हम। वायु से कांच में जाती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तित होती है क्यों। तो कभी भी जैसे हमने ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा था, कांच की आयताकार पट्टी के बारे में पढ़ा था, कि इस आयताकार पट्टी से, पहले तो यहाँ मैं नॉर्मल बना लेती हूँ, इस आयताकार पट्टी से जो भी प्रकाश किरणें आती है वो अपवर्तित होने के बाद में उसके पथ में विचलन हो जाता है, सॉरी आपतित होने के बाद में प्रकाश किरण का जो पथ है उसमें विचलन हो जाता है, और प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलन को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम यहाँ पर अपवर्तन बोल रहे हैं। तो अपवर्तन का कारण पूछ रहा है, क्योंकि वायु के घनत्व की अपेक्षा कांच का घनत्व उच्च होता है, वे कांच के पृष्ठ से परिवर्तित नहीं हो सकती है, इसलिए वे अपवर्तित हो जाती है। कांच प्रकाश किरणों से ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, या फिर कांच में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल के अपेक्षा कम होती है। तो यहाँ पर अपवर्तन होने का जो मुख्य कारण है वह यही है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो अलग हो जाती है। तो चाल के रिस्पेक्ट में, चाल के सापेक्ष में, मतलब चाल पर कौन सा उत्तर हमारा निर्भर कर रहा है, फिर वही हमारा यहाँ पर सही होगा कि कांच में प्रकाश की जो चाल है वो वायु की प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा कांच का अपवर्तनांक है वो ज्यादा होता है किससे, वायु के अपवर्तनांक से, है ना। उसको नॉर्मल म्यू ए लिख देते हैं, चलो। तो यहाँ पर कांच के अंदर जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसके अंदर जो स्पीड होती है, उसके अंदर जो चाल है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर कांच के अंदर प्रकाश की जो चाल है वो कम होती है वायु की अपेक्षा, इसलिए उसका अपवर्तन जो है हो जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर इसने सिर्फ घनत्व बोला है, प्रकाशिक घनत्व नहीं बोला है ना। एक गलती ये भी हो सकती है इस ऑप्शन में कि यहाँ पर प्रकाशिक घनत्व के पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से अपवर्तन होगा। कांच के प्रिज्म से पारित होने पर श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश में विच्छेदित हो जाती है क्योंकि, अब आपको बताना है हमने क्या पढ़ा हुआ है, एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं फिर हम क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। यहाँ हमसे क्या बोला है, ऑरेंज कलर का बना लेते हैं ना। तो ये हमारा कांच का प्रिज्म है,
ये हमारा कांच का प्रिज्म है और इस प्रिज्म पर जब श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है तो श्वेत प्रकाश किरण आपतित होने के बाद में 7 रंगों में विघटित हो जाती है। मैं सिर्फ आखिरी वाले बना रही हूँ, पर्पल तो है ही नहीं, ये वाला बना देते हैं पर्पल की जगह। मैंने नीला बनाया है पर्पल की जगह। आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमारे पास में जो पैटर्न है वो कैसा होता है, विबग्योर होता है। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है? प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के अपवर्तनांक भिन्न होते हैं। कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश का अवशोषण करता है और भिन्न भिन्न दिशाओं में कई रंगों के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, प्रकीर्णन होता है वो तो। प्रिज्म के पृष्ठों पर प्रिज्म के पृष्ठों पर श्वेत प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो फिर लाइट बाहर ही नहीं निकलती। अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता तो प्रकाश किरणें अंदर ही घूमती रहती। प्रिज्म के अंदर भिन्न भिन्न रंगों का व्यतिकरण करते हैं। नहीं, व्यतिकरण तो हमने पढ़ा ही नहीं है पूरे ऑप्टिक्स में, अभी तक तो मैंने तो नहीं पढ़ा है ना अभी तक, अब पढ़ाऊंगी आगे जा करके। तो यहाँ पर व्यतिकरण वाला भी जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लागू है। इसका कारण यही है कि प्रकाश का जो प्रकाश किरणों का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होगा। प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग है, कि यहाँ पर जो अलग अलग रंग की प्रकाश किरणें आ रही है उन प्रकाश किरणों का अपवर्तनांक जो है, कांच का जो अपवर्तनांक है इन अलग अलग लाइट की किरणों के लिए वो अलग अलग है। इसके कारण कोई किसी का कम डेविएशन होता है, इसलिए कोई कोई प्रकाश किरण कम अपने पथ से विचलित होती है और कोई ज्यादा हो जाती है, और सबका पथ जो है वो अलग अलग हो जाता है, सब अलग अलग पथ पर हो जाती है। इसलिए एक रंग में से हमें 7 अलग अलग रंग जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न पर आएंगे। जरा दूर दर्शिता दृष्टि दोष किस कारण से होता है? तो जरा दूर दर्शिता के अंदर क्या है? जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी जो पक्षमाभी पेशियां हैं, इंसान की जो पक्षमाभी पेशियां हैं, ये पक्षमाभी पेशियां जो है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इन पक्षमाभी पेशियों की जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण उम्र बढ़ती उम्र के साथ में पक्षमाभी पेशियों का जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो लेंस की, फोकस लेंस की, जो हमारे नेत्र लेंस की जो दूरी है, फोकस दूरी है, उसको समायोजित नहीं कर पाती है। इस कारण जो व्यक्ति है अक्सर जरा दूर दर्शिता के अंदर पास व दूर रखी हुई वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो पक्षमाभी पेशियों का कमजोर होना ही इसका एकमात्र कारण है। यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो गया है। सी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न हमारा, एल्बिडो शब्द में क्या अर्थ निहित है? तो सूर्य विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता, सूर्य विकिरण के पथ को बदलने की क्षमता, किसी पृष्ठ द्वारा परावर्तित लघु तरंग सौर विकिरण का अनुपात, या फिर किसी पृष्ठ द्वारा वायु में प्रतिगमित सौर विकिरण का अनुपात। तो यहाँ हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एल्बिडो शब्द के अंदर क्या है कि किसी वस्तु पर जब कोई प्रकाश किरणें आकर के परावर्तित होती है तो परावर्तित होने के बाद में कितनी प्रकाश किरणें वापस लौट गई हैं, कितनी प्रकाश किरणें लौट गई है। तो यहाँ पर आने वाली प्रकाश किरणें तथा जो सौर विकिरण वाली किरणें जो लौट करके गई हैं उनके अनुपात को हम यहाँ पर एल्बिडो शब्द से दर्शाते हैं, कि किसी पृष्ठ द्वारा परावर्तित लघु तरंग सौर विकिरणों का अनुपात, की कितनी सौर किरणें जो हैं वो भेज दी गई हैं, उसके अनुपात द्वारा हम इसे दर्शाते हैं। तो एल्बिडो के लिए आप क्या लिख देंगे कि एल्बिडो के लिए कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे? कि किसी पृष्ठ द्वारा परावर्तित लघु तरंग सौर विकिरण का अनुपात, छोटी छोटी सौर किरणों का अनुपात। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ नारंगी रंग का प्रतीत होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रकीर्णन के कारण जो है हमें आसमान में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो सूर्यास्त के समय क्या हो जाता है, या फिर सूर्य उदय के समय, दोनों को ही आप समझ सकते हो। इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा सूर्य है वो कहाँ होता है? वह सूर्य हमारा क्षितिज के नीचे होता है। अर्थात जब हमारा सूर्य जो है वो क्षितिज के नीचे है तो उसे
ज्यादा दूरी तय करके आनी पड़ती है। वो इस तरीके से जो प्रकाश किरणें हैं हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती है, और वायुमंडल से टकराने के बाद में क्या करना पड़ता है, उनको ज्यादा दूरी जो है वो तय करनी पड़ती है। अब जब ये इतनी सारी दूरी तय करके आते हैं तो सूर्य के प्रकाश रंग के जो छोटे छोटे तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश रंग है ना, जैसे बैंगनी हो गया, नीला हो गया, वो सारे प्रकाश किरण के जो रंग है उनका तो प्रकीर्णन हो जाता है, वो तो फैल जाते हैं। बचता कौन है पीछे? बचते हैं हमारे पीछे लाल नारंगी रंग के रंग, लाल नारंगी और पीले रंग के रंग। तो इनका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि पहले जब पाती ना, तो पहले छोटे 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 तरंग दैर्ध्य वाली जो प्रकाश किरणें हैं पहले उनका प्रकीर्णन होता है, फिर बाद में बड़े प्रकाश बड़े तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का फिर बाद में प्रकीर्णन होता है। तो यहाँ पर छोटे तरंग दैर्ध्य वाली तो फैल गई, अब बची कौन? बची बड़े तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें। तो अब जो बची है उसी का प्रकीर्णन होगा। तो जब ये दूर से, एक तो दूर से आ रही है, जिसके कारण क्या होगा, दूर से आने के कारण क्या होता है कि जो छोटे तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें उनका प्रकीर्णन हो गया, वो तो गए गायब, बचे कौन से? बड़े। तो फिर जो बची हुई लाइट है उसी का प्रकीर्णन होने लगता है, और उसी के कारण जो है हमें यहाँ पर, उसी के कारण जो है हमें यहाँ पर लाल रंग का जो सूर्य है वो दिखाई पड़ता है। तो उस समय सूर्य केवल रक्ताभ नारंगी प्रकाश का उत्सर्जन करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अन्य सभी वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। रक्ताभ नारंगी प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है। रक्ताभ नारंगी रंग के अलावा बाकी सब वायुमंडल द्वारा वापस परावर्तित कर दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबसे कम इनका प्रकीर्णन होता है। इस कारण जो है हमें रक्ताभ नारंगी रंग जो है वो दिखाई देता है। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा कि इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए बच जाते हैं। फिर एंड में जब यही इन्हीं की बारी आ जाती है तो फिर इनको प्रकीर्णित होना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आकाश में सुंदर इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? केवल जल बिंदुक से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन, केवल जल बिंदुक से सूर्य प्रकाश का परावर्तन, केवल जल बिंदुक से सूर्य प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, या फिर जल बिंदुक से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन और परावर्तन। प्रकीर्णन तो नहीं था, एक मिनट ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ प्रकीर्णन की जगह विक्षेपण होना चाहिए, विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। तो यहाँ पर केवल प्रकीर्णन वाला तो वैसे भी गलत है। परावर्तन, केवल परावर्तन नहीं होता है, केवल परावर्तन और अपवर्तन भी नहीं होता है, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रकीर्णन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर विक्षेपण होना चाहिए। वैसे इसका डी ऑप्शन ही सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि उसमें प्रकीर्णन नहीं होता है, विक्षेपण होता है। तो यहाँ विक्षेपण अगर उत्तर होता तो ज्यादा सही आंसर मानते, लेकिन अब गलत और ज्यादा गलत में से तुम सिर्फ गलत को ही चुनना फिर। तो यहाँ पर ये हमारे जल की बूंदे हैं, और यहाँ से जो सूर्य की प्रकाश किरणें हैं वो आएंगी, ये सूर्य की प्रकाश किरणें आई, और ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, और प्रकाश किरणों का सबसे पहले अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होते ही क्या होगा, ये जो प्रकाश किरणें हैं हमारी ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, 7 रंगों में ये विभक्त हो जाएगी। उसके बाद में इनका आंतरिक परावर्तन होगा, उसके बाद में इनका आंतरिक परावर्तन होगा, और उसके बाद में आंतरिक परावर्तन होने के बाद में क्या होगा, ये जो प्रकाश किरणें हैं हमारी वो बाहर हमें सुंदर इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले परावर्तन हुआ, ये मैंने आपको ऑर्डर पीछे लिखवा दिया है। सबसे पहले परावर्तन हुआ है, फिर विक्षेपण हुआ है, फिर तीसरा आंतरिक परावर्तन हुआ है, और आंतरिक अपवर्त सॉरी, सबसे पहले हमारा उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। सबसे पहले हमारा अपवर्तन हुआ है, सबसे पहले अपवर्तन हुआ है, फिर हमारा वर्ण विक्षेपण हुआ है श्वेत प्रकाश किरणों का, फिर हमारा आंतरिक परावर्तन हुआ है, आंतरिक परावर्तन हुआ है, और फिर चौथे नंबर पर हमारा फिर से जो है अपवर्तन हुआ है। तो अपवर्तन भी हुआ है, परावर्तन भी हुआ है, और विक्षेपण हुआ है। यहाँ प्रकीर्णन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन जो है फिर यहाँ पर ज्यादा बेटर माना जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। लेकिन आपको ये चारों ऑर्डर याद रखने हैं कि प्रकीर्णन
नहीं होता है, विक्षेपण होता है। प्रकाशिकी यंत्रों में से लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है? तो लेंस है, लेंसों द्वारा तो अपवर्तन ही होगा, लेंसों द्वारा तो अपवर्तन ही होता है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि लेंसों द्वारा अपवर्तन होता है। बस सिंपल था ये तो, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें तो हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ी ही नहीं है, एकदम सही है, कुछ सोचना ही नहीं है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? तो हमारे पास में अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट हमें क्या पता है, यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है, मतलब वायु के सापेक्ष हम कांच का अपवर्तनांक देख रहे हैं। तो सी जो है प्रकाश की चाल वायु में हो जाएगी और वी जो है प्रकाश की चाल हो जाएगी हमारे कांच में। तो हमें यही निकालना है कि कांच में कितनी होगी, और कांच का अपवर्तनांक हमें 1.5 दे रखा है, तो हमें मालूम है, हम ऐसे रख देंगे वैल्यू। 1 मिनट, ये 105 लग रहा है, 1.5। प्रकाश की चाल वायु में कितनी है, 3 × 10⁸ और अपॉन में कितना आ जाएगा, v। अब इस v का मान निकालना है तुम्हें, v को ऊपर भेज दो, 1.5 को नीचे ले आओ। देखो 1.5 का डबल होता है ना, 2, सॉरी 1.5 का डबल होता है ना 3, तो यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कांच में कितनी हो गई है, 2 × 10⁸, यूनिट भी लगा लो, मीटर प्रति सेकंड। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये 8 आना चाहिए इधर, ये बेटा पावर है सारी, है ना, घात है यहाँ पर 8, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ सही हो जाएगा कि 2 × 10⁸ जो है मीटर प्रति सेकंड, वो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। किसी उत्तल लेंस द्वारा लेंस का अर्ध भाग काले कागज से ढका जाता है, बने प्रतिबिंब को देखने पर प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस तरह का दिखाई देगा? अब इसने किस तरीके से काले कागज से ढका है, ये तो नहीं बताया है, तो हम मान लेते हैं कि जो इसने, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। आधा प्रतिबिंब दृष्टिगत होगा, प्रतिबिंब की तीव्रता क्षीण होगी, प्रतिबिंब उल्टा होगा, प्रतिबिंब का आकार अपेक्षाकृत छोटा देखा जा सकता है। नहीं, ये तो कुछ होता ही नहीं, हमने ये वाला ऑप्शन पढ़ा था कि जब हम किसी लेंस को, किसी लेंस के आधे हिस्से पर जब हम कागज से ढक देते हैं, लेंस का आधा हिस्सा जब हम कागज से ढक देते हैं, ऑलरेडी तो काला है तो मैं इसको सफेद कर देती हूँ, है ना, क्योंकि काले पे काला दिखेगा नहीं ना हमें। तो यहाँ पर अगर मैं लेंस के आधे हिस्से को अगर काले पेपर से ढक देती हूँ, तो जो बनने वाला हमारा प्रतिबिंब है, एक सेकेंड, तो जो बनने वाला हमारा प्रतिबिंब है क्या होगा, बनने वाले प्रतिबिंब की जो तीव्रता होगी वो क्षीण होगी, क्योंकि अब जो अपवर्तन होने वाला है, अब जो अपवर्तन होगा, अब जो अपवर्तन होगा वो हमारे लेंस के आधे भाग से ही होने वाला है। अब जो अपवर्तन होगा वो हमारे लेंस के आधे भाग से ही होने वाला है। ठीक है, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी तीव्रता कैसी हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ विगत प्रश्न थे जो पिछली साल पूछे गए हैं। तो ये हमारे प्रश्न थे, विगत प्रश्न जो हमने आज के सेशन में टारगेट करे हैं, और क्वेश्चंस का जो लेवल था वो इजी था, बहुत ज्यादा टफ तो थे नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। अब आप बताओ, अगर आपको इस चैप्टर के और क्वेश्चन करने हैं पिछले साल के, तो मैं आपको करा दूंगी। आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको अगर और क्वेश्चंस करने हैं तो मैं और क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा है, और अगर आप और क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि इस टॉपिक में से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक का डेटा यही रहा है कि इस टॉपिक में से 4 से 5 प्रश्न एनडीए में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो आप और विगत प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, और सेशन पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में बच्चों नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय।